हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी लेटेस्ट मैगजीन है 2023 के लिए। यहाँ पर आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं। आज की क्लास में हम नेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नेशनल करंट अफेयर पर आज आपकी दूसरी क्लास है। एक क्लास ऑलरेडी इस पर आ चुकी है, तो आपको उस क्लास को भी ज़रूर देख लेना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हमें डिस्कस करना है उड़ान 5.1 क्या है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका नए संसद भवन का उद्घाटन। यहाँ पर हमने अपना लास्ट किया था। तो नए संसद भवन के उद्घाटन से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस क्लास को भी देख लेना है। आज हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो इस सीरीज़ पर आपकी जितनी भी क्लास आई हैं इस मैगजीन से रिलेटेड उनको उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आप शुरू से लेकर अब तक सारी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए फिर आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले है आपके सामने उड़ान 5.1। तो उड़ान 5.1 क्या है, ये न्यूज़ में क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी। तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा पहली बार कब की गई? 2016 में। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है। उड़ान योजना के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। उड़ान का फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान की फुल फॉर्म होती है उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये अक्टूबर 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। अप्रैल 2017 में उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। तो पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक थी? शिमला से दिल्ली के बीच थी। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों को मंजूरी प्रदान की गई थी और ये कौन कौन से चरण थे? देखिए, 2016 में उड़ान योजना को शुरू किया गया। तो उड़ान 1.0, इसके बाद उड़ान 2.0 को शुरू किया गया, उड़ान 3.0 को शुरू किया गया, देन उड़ान 4.0 को शुरू किया गया। और अभी अगर आप ध्यान देंगे तो अभी उड़ान 5.1 आपका न्यूज़ में है। हमें इसको समझना है, ये एक बैकग्राउंड था इस योजना से रिलेटेड। देखिए, आपको अब जो पॉइंट बताए जाएंगे इनको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। तो 5.0 की शुरुआत कब हुई थी? 21 अप्रैल 2023 को हुई थी। इस चरण का उद्देश्य देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। तो ये उद्देश्य था आपका उड़ान 5.0 का। देन इसके बाद 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई है। तो उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत कब की गई है? 24 मई 2023 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। तो ये हेलीकॉप्टर आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से उड़ान 5.1 योजना को डिस्कस किया, इसका बैकग्राउंड देखा, इसको कब शुरू किया गया था ये देखा और इसका क्या उद्देश्य है ये सब हमने देखा है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। तो अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या इसके परिणाम रहे थे और कर्नाटक विधानसभा में टोटल सीट कितनी होती हैं। तो काफ़ी कुछ है यहाँ भी डिस्कस करने के लिए। देखिए,
कर्नाटक की 15वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 24 मई 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए एक चरण में चुनाव करवाने की घोषणा की गई। राज्य में मतदान 10 मई 2023 को संपन्न हुआ। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव मतदान कब हुआ? इसमें 10 मई 2023 को मतदान हुआ और मतगणना 13 मई 2023 को संपन्न हुई। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है, कर्नाटक विधानसभा में टोटल कितनी सीट है? तो कुल 224 सीट है। इनमें से 36 सीट अनुसूचित जातियों एससी के लिए और 15 सीटें अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए आरक्षित है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 73.19% मतदान दर्ज किया गया। यह कर्नाटक विधानसभा चुनावों के अब तक के इतिहास में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित किए गए। तो इसका परिणाम कब आया? 13 मई 2023 को। देखिए तो परिणाम क्या रहा? परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत हासिल किया। तो कौन यहाँ पर जीता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्तारूढ़ थी, इसको हार मिली है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1985 के बाद से 1985 के बाद से कर्नाटक की जनता ने चुनावों में कभी भी सत्तारूढ़ दल के पक्ष में मतदान नहीं किया है। वर्ष 2023 के चुनावों में भी यही प्रवृत्ति जारी रही। 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने? सिद्धारमैया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम 2023। टोटल 224 सीटें हैं कर्नाटक विधानसभा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई, कितनी? 135, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। तो चलिए समझते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त क्या है, इसको किसके द्वारा चलाया गया है और इसका क्या उद्देश्य था। देखिए वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई है, किसके द्वारा हुई है और किस उद्देश्य के साथ हुई है। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई है और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा हुई है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मेनली हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथेम्फेटामाइन जब्त किया है। तो ये मेथेम्फेटामाइन एक प्रकार का ड्रग्स है, एक प्रकार का रसायन है, काफ़ी नशीला पदार्थ है और काफ़ी जहरीला है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये 2500 किलोग्राम एनसीबी के द्वारा जब्त किया गया है, थोड़ा अलग सा नाम है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए यह देश में किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती है। ध्यातव्य है कि एनसीबी ने यह जब्ती ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की है। मेथाम्फेटामाइन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मेथाम्फेटामाइन मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा को बढ़ा देता है। ज्ञातव्य है कि डोपामाइन शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण, मोटिवेशन इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो कीवर्ड दिए गए हैं, स्वर्ण अर्धचंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज। तो ये यहाँ पर क्यों है, इनका क्या मतलब है? देखिए भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। ये दो क्षेत्र हैं, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज और पश्चिम में स्वर्ण अर्धचंद्र। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? थाईलैंड,
थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस। वहीं स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान आते हैं। नेक्स्ट है आपका पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ प्रशासन और IAF की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई है, इंडियन एयरफोर्स। इस संबंध में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ था। देखिए 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में की गई है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है, चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुँचाना है। यह भारतीय युवाओं को IAF इंडियन एयरफोर्स से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस केंद्र की देखरेख और प्रबंधन का दायित्व चंडीगढ़ प्रशासन पर है। वहीं हथियार और अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स की है। इस विरासत केंद्र के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मणिपुर हिंसा। तो मणिपुर हिंसा के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से आई थिंक ये जो है काफ़ी चर्चा में है मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि मणिपुर हिंसा आखिर क्यों हो रही है, ये पूरा मामला क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए मणिपुर 3 राज्यों ये जैसे नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है मणिपुर की बाउंड्री किन किन राज्यों से टच करती है। तो मणिपुर 3 राज्यों से सीमा टच करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम। इसके अतिरिक्त यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो किस कंट्री के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ करता है। और राज्यों को हमने देख लिया। मणिपुर में 16 जिले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में टोटल कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। परंतु आमतौर पर राज्य को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित किया जाता है। तो जैसे सपोज कीजिए ये आपका मणिपुर है। मणिपुर में टोटल 16 जिले हैं और 16 जिलों को घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित करके देखा जाता है। देखिए पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है और ये राज्य के 90% क्षेत्र को आच्छादित करते हैं। तो पहाड़ी जिले कितने हैं? 5 हैं और ये राज्य का टोटल 90% क्षेत्र को कवर करते हैं, जबकि घाटी जिले राज्य के मात्र 10% क्षेत्र में ही विस्तृत हैं। देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जातीय समूह। तो मणिपुर में कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है आपके मैतेई, नागा और कुकी चीन। तो ये आपके मेनली 3 ग्रुप हैं जो वहाँ पर शामिल है, प्रमुख वहाँ की जाति हैं। मैतेई समुदाय मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नागा और कुकी जनजातियाँ पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैतेई समुदाय है ये घाटी जिलों में रहता है और जो नागा और कुकी जनजातियां हैं ये पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, मैतेई समुदाय ये आपका मेनली OBC में आता है या फिर SC के अंदर आएगा। ठीक है, और जो आपका नागा और कुकी हैं ये जनजातियां हैं, इनको ST का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पर मैतेई समुदाय के द्वारा बेसिकली ST का दर्जा प्राप्त करने की मांग की जाती है, जिसका विरोध नागा और कुकी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कुकी और नागा जनजातियों को ऐसा लगता है कि अगर मैतेई समुदाय को भी ST का दर्जा दे दिया गया तो इनके काफ़ी सारे अधिकार इनसे छीन जाएंगे और उसमें कमी हो जाएगी। इसी कारण से मैतेई समुदाय और आपका नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसा देखने को मिलती है। देखिए अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये पूरा मामला कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हिंसा की जड़ कहाँ पर थी। देखिए तो ये आपको थोड़ा ओवरऑल मैंने बताया है क्या है। ये पूरा मामला स्टार्ट होता है आपका मार्च 2023 से। मार्च 2023 में क्या हुआ, मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा गैर जनजातीय
मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने हेतु विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था। देखिए, तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को, मणिपुर राज्य सरकार को ये निर्देश दिया, क्या निर्देश दिया कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए, जिसके कारण देखिए उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अनुसूचित जाति एससी की कैटेगरी में रखा जाता है। यह समूह अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। उच्च न्यायालय के इस निर्देश के विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया। किसके विरोध में? ये जो उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, परंतु संविधान आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उनका यह दर्जा छिन गया था। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं मणिपुर हिंसा की जांच हेतु आयोग का गठन किया गया था, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। 4 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आपको पता होना चाहिए मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग बनाया गया है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो अजय लांबा कर रहे हैं। आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं, पूर्व IAS अधिकारी हिमांशु शेखर और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर। तो इस आयोग के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, मैतेई को एसटी का दर्जा के विरोध में लोगों का तर्क है कि मैतेई शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अग्रणी हैं, अतः उन्हें एसटी का दर्जा दिए जाने पर वर्तमान में एसटी का दर्जा प्राप्त समुदाय को आरक्षण एवं अन्य लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही एसटी का दर्जा प्राप्त होने पर मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भी भूमि खरीद सकता है। ये भी एक मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अभी जो है मैतेई समुदाय ये पहाड़ी इलाकों में जाकर, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अभी मैतेई समुदाय पहाड़ी जिलों में भूमि नहीं खरीद सकता था, लेकिन अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तब ये पहाड़ी जिलों में भी भूमि खरीद पाएंगे, जिसका विरोध नागा और कुकी जनजातियों के द्वारा किया जा रहा है। इससे वर्तमान जनजातीय समूह अपने क्षेत्र की भूमि से वंचित हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हिंसा होने पर मणिपुर में शांति समिति का भी गठन किया गया। तो आप देख सकते हैं 10 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा शांति समिति का गठन किया गया है और मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देखिए, समिति का अधिकार क्षेत्र राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है, जिसमें शांतिपूर्ण वार्ता और परस्पर विरोधी पक्षों और समूहों के बीच बातचीत शामिल है। तो ये थी आपकी पूरी मणिपुर हिंसा से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22, बेसिकली नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। इसका उद्देश्य भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। अतः सर्वेक्षण वर्ष 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण किया गया। कुछ पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फर्म लेवल सर्वे है और दूसरा सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन है। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया है, जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 नाम दिया गया है। इस सूचकांक में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना तथा तमिलनाडु क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं, जबकि बिहार इस श्रेणी में अंतिम स्थान पर है। तो बड़े राज्यों की रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। टॉप 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में जल निकायों की प्रथम गणना। इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवासित है। हालांकि वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज संचालित की गई हैं। यह गणना भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची प्रदान करता है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों जैसे तालाब, टैंक, झील आदि के साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों हेतु एक राष्ट्रीय डाटाबेस का विकास करना है। गणना के फलस्वरूप अखिल भारतीय और राज्यवार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो आप देख सकते हैं देश में कुल इतने जल निकाय हैं और इसमें से आपके 97% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और आपके 2.9% आपके शहरी क्षेत्रों में हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल निकायों की संख्या के मामले में टॉप 5 स्टेट कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, उत्तर प्रदेश है और आपका त्रिपुरा है। तो ये शहरी क्षेत्रों में है। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम हो जाएगा। कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित है और 22% प्राकृतिक जल निकाय है। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी केरल। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, जल बजट किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले और उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक होता है। यह किसी जल कुंड या जल भृत के संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों तथा संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। यह एक ऐसा मूलभूत उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन में प्रयोग किया जा सकता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित करने हेतु किया जा सकता है। कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया है। इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया जाएगा। इसी के साथ आपको ये जरूर याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। इस सम्मेलन की सह मेजबानी ताजिकिस्तान एवं नीदरलैंड के द्वारा की गई है। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। चिकित्सा उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नीति के बारे में। तो चिकित्सा उपकरण आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इम्प्लांट्स उपकरण होते हैं, कंज्यूमेबल्स उपभोग्य और डिस्पोजेबल उपकरण होते हैं, सर्जिकल उपकरण होते हैं, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स अभिकर्मक। भारत सरकार के सहयोग से, देखिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो ये पॉइंट है। तो भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि चिकित्सा उपकरण पार्क कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं, तो इन 4 स्टेट के नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक आपका हिमाचल प्रदेश में होगा, दूसरा मध्य प्रदेश में होगा, तीसरा तमिलनाडु में होगा और चौथा उत्तर प्रदेश में होगा। तो टोटल 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। देखिए, अप्रैल
2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति के तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। यह नीति चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना भी करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा चिकित्सा उपकरण पार्क के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए, विश्व भर में पुस्तक ग्रामों को पठन पाठन लेखन एवं पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करते हैं, जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो आप देख सकते हैं। अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू एवं कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। इंडियाज लार्जेस्ट बुक विलेज कौन बनने वाला है, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में है अरगम गांव। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। यह कार्य गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। पुस्तक ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत अरगम गांव एक अनूठा गंतव्य होगा, जहां आगंतुक जम्मू एवं कश्मीर के प्राचीन से लेकर आधुनिक साहित्य व इतिहास में समाहित होकर यहां की लोक संस्कृति से परिचित हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व की। तो विश्व का पहला पुस्तक नगर कौन है, हे ऑन वे। यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। मई 2017 में भिलार गांव, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है, को देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता दी गई थी। तो आप देख सकते हैं देश का पहला पुस्तक ग्राम कहां पर है, तो ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, भिलार गांव। अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना था, जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है, चलिए इसको समझते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मेनली 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात में विस्तृत है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। गौरतलब है कि वर्तमान में यह पर्वत श्रृंखला अपक्षय एवं अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से बचाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत बेसिकली अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संरक्षण के लिए की जा रही है, अरावली पहाड़ी के संरक्षण के लिए की जा रही है। तो कुछ पॉइंट है यहाँ पर जिन्हें आप देख सकते हैं। हाल ही में भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। यह वानिकी के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इस परियोजना में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली शामिल हैं, जहां लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस परियोजना के तहत वन रोपण, पुनः वनीकरण और जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से न सिर्फ अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वरता, जल उपलब्धता और जलवायु में भी सुधार होगा। तो ये थी आपकी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27। चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है। देखिए,
खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, जीडीपी का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 6% है। इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीयक स्तर का है। देखिए, कुछ पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक प्रभावी रहेगी। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होंगे। नेक्स्ट है आपका आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला है लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी है लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तीसरा है उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये शर्तों को इन शर्तों के पूरा करने के बाद किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। उपयुक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर, जरूरी नहीं है तीनों शर्तों को पूरा करना, अगर एक शर्त भी कोई पार्टी पूरा कर देती है तो उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। कुछ पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या। तो जैसा कि आपको पता है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दल आपके टोटल 6 हो गए हैं। तो ये 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये आपकी टोटल 6 नेशनल पार्टी हैं। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। देखिए, 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबीतू से
लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। अभी नेशनल करंट अफेयर का आपका पार्ट 3 आने वाला है, तो पार्ट 3 अपलोड किया जाएगा। आपको डेली बेसिस पर कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 इस न्यूज़ के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।